घाट के लास्ट सीढ़ी पर बैठे एक लड़के को देखकर कुछ ऊपर बैठी एक लड़की ने कहा, सच में जब जब तुम इन सर्द पलकों को झुकाकर कुछ यूं उठाते हो, महादेव की कसम हमारी तो जान ही ले जाते हो। तब तक पीछे से किसी की आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूरे गली में ढूंढ ढूंढ कर हम थक गए और तुम यहाँ बैठकर किसको ताड़ रही हो? वो लड़की उठते हुए बोली, अम्मा आपको भी चैन नहीं है? अरे अब उम्र हो गई है आपकी, अभी भी इतना भागना दौड़ना ज़रूरी है क्या? जब देखो तब बस दौड़ती रहती हो। अरे यार हम बस आ ही रहे थे, कौन सा किसी के साथ आपको छोड़कर भाग रहे थे जो आप हमेशा हमें ही ढूंढती रहती हो। वो औरत उसका कान पकड़ते हुए बोली, तुम्हारे बाबूजी ढूंढ रहे हैं, चलो अब जल्दी, नहीं तो वो भी यहीं आ जाएंगे। तो वो लड़की एक नज़र पीछे घूमकर उस लड़के को देखकर और एक नज़र ऊपर देखते हुए बोली, महादेव संभाल लीजिएगा, आप सब कुछ आपके ऊपर छोड़कर जा रहे हैं। और उनके साथ आगे निकल गई। घर के बाहर जैसे ही गाड़ी रुकी, अंदर से आवाज़ आई, पाठक जी आप अपनी बिटिया को काहे नहीं समझाते हैं? अब तो बड़ी भी हो गई है, अब तो कम से कम सुधर जाए। कब तक सबसे लड़ाई झगड़ा और मारपीट करती रहेगी? हमें उसे बुलाकर आए हुए 1 घंटा हो गया और वो हमसे बोली 2 मिनट में आते हैं, और अब देखिए पूरा 1 घंटा लेट है। पाठक जी बोले, देखिए शालिनी जी, जो है महादेव का आशीर्वाद है और हम अपनी बिटिया को कुछ भी नहीं समझाने वाले, क्योंकि हमें तो उसके अंदर कोई कमी नहीं लगती। जब देखो तब आपको ही कोई ना कोई शिकायत रहती है। अरे इस घर की आन बान शान है, और क्या चाहिए आपको? शालिनी जी बोले, बस यही सब कहकर बिगाड़ रखे हैं। तब तक दरवाजे से आवाज़ आई, क्या हुआ अम्मा, क्यों सुबह सुबह आप हमारे बाबूजी को सुना रही हैं? हम तो बस आ ही गए है ना। ये आवाज़ थी संतोष पाठक और शालिनी पाठक की इकलौती बेटी, जो काफ़ी मन्नतों के बाद उनकी ज़िंदगी में आई थी। रुद्राक्षी पाठक, प्यार से दोनों लोग मीठी बुलाते थे, जो बीएचयू से मैनेजमेंट कर रही थी। संतोष जी बोले, कुछ नहीं, तुम्हारी अम्मा ऐसे ही बोल रही हैं। कॉलेज नहीं जाना क्या, जो सुबह घाट पर घूम रही हो? रुद्राक्षी बोली, जाना है ना, अभी तो बस 8 ही बज रहे हैं और मैं बस अभी तैयार होकर आ रही हूँ, फिर आपको छोड़ते हुए निकल जाऊँगी। कॉलेज ठीक है? शालिनी जी बोली, बहुत मेहरबानी होगी आपकी, जो आप इतना काम करेंगी। अरे ये नहीं कि कभी हमसे भी पूछ लें कि हमें भी कुछ काम है कि नहीं। रुद्राक्षी बोली, मुझे पता है, आप जो दुकानों पर जाकर 1 घंटा मोल भाव करती हैं ना, मुझे वो सब बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए आप खुद ही चले जाइए। शालिनी जी बोली, हाँ हाँ, तुम्हारी तरह कुछ भी सला गड़ा उठा कर लेते आए। वैसे भी जब से बीमारी आई है ना, तब से तो जैसे महंगाई को आग ही लग गई है। संतोष जी रुद्राक्षी को जाने का इशारा करते हैं तो वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। संतोष जी बोले, अब आप बोलती ही रहेंगी या कुछ नाश्ता भी करवाएंगे? शालिनी जी बोली, आप दोनों बाप बेटी को बस हमारा बोलना ही दिखता है। नाश्ता तैयार है, आने दीजिए मीठी को, फिर लगाते हैं, बोलकर किचन में चली गई। कुछ देर में रुद्राक्षी तैयार होकर नीचे आती है। यूनिफॉर्म के ऊपर लेदर का जैकेट पहना था। संतोष जी बोली, मीठी इसलिए तुम्हारी अम्मा गुस्सा करती हैं बेटा, कभी कभी तो उसके हिसाब से भी कॉलेज चली जाया करो। रुद्राक्षी बोली, बाबूजी अब जो है सो है, आप दोनों शिकायत ना किया करो, महादेव सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, आप लोग उनके प्रसाद में खोट निकाल रहे हो। शालिनी बोली, बस यही सब करवा लो, अब चलो नाश्ता करो और आज कोई कांड ना करना। कल उस शिवम बता रहा था कि किसी से झगड़ा किया है तुमने। मीठी ये सब क्या है? हाँ। रुद्राक्षी बोली, अम्मा वो तो हमारे खिलाफ तुमको भड़काता रहता है और कुछ नहीं, तुम इन सब बातों का टेंशन ना लिया करो। इस बार टॉप करने दो, उसके बाद यही कंपनी खोलेंगे तुम्हारे नाम से, तब देखना सब आकर कैसे तुम्हारे पैर धरेंगे। फिर संतोष की तरफ देखकर बोली, बाबूजी चलिए आपको छोड़ दे विद्यापीठ, नहीं तो ट्रैफिक में फंस जाएंगे। संतोष जी बोले, चलिए, आजकल के बच्चे ना प्रोफेसर की कोई बात नहीं सुनते हैं, बस सबको अपनी अपनी चलानी होती है। मीठी तुमसे मुझे ऐसी कोई शिकायत बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। मिश्रा जी कल बोल रहे थे कभी कभी क्लास में गायब रहती हो। रुद्राक्षी बोली, नहीं बाबूजी ऐसा कोई बात नहीं है। अम्मा आप अपना ध्यान रखना, मिश्राइन चाची के साथ कहीं मत जाना, शाम को बाबूजी के साथ चली जाना। और कुछ देर में संतीश जी को छोड़ते हुए अपने कॉलेज पहुंच गई। कॉलेज गेट पर ही उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। राधिका, सोनी, मिंटू, रुद्राक्षी के 3 दोस्त थे जो हमेशा उसके साथ ही रहते थे। आज तक जितनी भी पढ़ाई किया है सबने साथ में ही किया है, बस बीच में 2 साल रुद्राक्षी कहीं गायब थी। किसी को कुछ पता नहीं कहाँ थी और ना ही किसी ने उससे ज़्यादा कुछ पूछा। राधिका बोली, मीठी कहाँ थी, कब से हम सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं।
सोनी बोली, तुम हमेशा लेट क्यों करती हो यार, और उसके बाद सुनना सबको पड़ता है। मिंटू बोला, और इसी लेट के चक्कर में तेरा खामोश मोहब्बत आगे निकल गया। रुद्राक्षी बोली, ओ बेटा जी, वो कहीं नहीं जाएगा, समझा, तू अपना देख। और क्या आते ही सुनाने लगे, ई नहीं कि थोड़ा हाल चाल पूछ ले लग गए सब के सब बस सुनाने में। राधिका बोली, अब हाल चल तेरा कब बिगड़ा है यार जो आज बिगड़ जाएगा, जैसे कल थी वैसे तो आज भी लग रही है। रुद्राक्षी बोली, चलो सब लोग आज इस शिवम को बताते हैं, बहुत उड़ रहा है, साले को आज पता चल ही जाए शिकायत कैसे करते हैं। तो सब उसके साथ अंदर चले गए। रुद्राक्षी क्लास में आकर सीधे शिवम का कॉलर पकड़कर सामने करते हुए बोली, का बे तू कुछ ज़्यादा नहीं उड़ रहा है, तू कल क्या शिकायत किया बे, अम्मा से बोल तो। शिवम अपना कॉलर छुड़ाकर, क्यों, तुम सबके सामने मेरी कॉलर पकड़ सकती हो तो मैं शिकायत भी नहीं कर सकता। रुद्राक्षी बोली, वो का है ना बेटा जी, आज के बाद न ये गलती मत करना, नहीं तो फिर 2 के जगह 4 पर जाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मेरे बारे में तुम सब कुछ जानते ही हो, इसलिए आराम से सोच समझ लिया करो। शिवम बोला, ये सब धमकी किसी और को, आज शाम को आकर मिलता हूँ तुम्हारे अम्मा से, फिर देखना। रुद्राक्षी बिना देखे 4-5 झापड़ शिवम को लगाने के बाद उसे खड़ा करके बोली, अब कैसा लग रहा है, फीलिंग बेटर। फिर एक और झापड़ मार के, अब और बेहतर। पूरा क्लास चुप होकर बस सब कुछ देख रहे थे, किसी ने कुछ बोला नहीं। शिवम बाहर जाते हुए बोला, बहुत बड़ी गलती रुद्राक्षी, जल्द ही समझ में आ जाएगा। रुद्राक्षी बोली, भाग वे साले, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। फिर पूरे क्लास को बोली, कचरा बाहर, अब किसी को कोई दिक्कत। सब एक साथ बोले, बिल्कुल नहीं। अब सब शांति से अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं और प्रोफेसर आकर क्लास लेते हैं। 4 क्लास के बाद रुद्राक्षी सबके साथ कैंटीन में आकर बैठ गई। सब ने काफ़ी और सैंडविच ऑर्डर किया। आने में टाइम था तो सब बातों में बिजी हो गए। रुद्राक्षी ने जैसे ही सामने देखा तो बस नज़रें वहीं जाकर ठहर सी गईं और उसी बेख्याली में बोली, ये निगाहें भी अजीब है, किसी को देखकर ठहर जाती हैं तो कभी कभी ना चाहते हुए भी बरस जाती हैं। सबने उसे सुना तो उसके देखने की दिशा में देखने लगे और फिर सबने एक साथ बोले, तेरी खामोश मोहब्बत का कोई फ़ायदा ना उठा ले। रुद्राक्षी बोली, मेरी मोहब्बत भले ही खामोश है, लेकिन धड़कनों का शोर तो उसके पास भी जाता होगा, कभी ख्याल में तो कभी बेख्याली में, उसे भी तो अक्सर वो जागता होगा। राधिका बोली, यार उसके सामने जाएगी तभी ना वो कुछ समझेगा, एक ही कैंपस में रहकर तू कभी उसके सामने नहीं गई, पूरे बीएचयू में चर्चे हैं तेरे, फिर भी कभी ना वो तुझसे मिला और ना ही तू उससे। रुद्राक्षी बोली, वो निगाहें जब जब उठाता है समझ ले हर बार मैं बस जाती हूँ उसमें, उससे ज़्यादा ना तो कभी चाहत किया और ना ही हसरत है। वो लड़का पीछे घूमता उससे पहले ही रुद्राक्षी दूसरी तरफ घूम गई तो अब वो वापस से सामने बैठकर अपने दोस्तों से बातों में बिजी हो गया। कुछ दूर पर 4 लोगों के साथ बैठा एक लड़का ब्लैक शर्ट और ब्लू जींस में हाथ में कड़ा और मौली अचानक से उसे लगा कोई बहुत शिद्दत से उसे याद कर रहा है। इधर उधर देखा, कोई नहीं था। इस फीलिंग से वो अनजान नहीं था, लेकिन जिसकी वजह से ये फीलिंग थी वो तो कुछ साल पहले ही उसे छोड़कर जा चुकी थी। फिर जब से वो बनारस आया तब से ही इसके साथ ऐसा क्यों होता है। वो कुछ सोचते हुए अचानक से पीछे मुड़ा, लेकिन जिसकी तलाश उसकी निगाहों की थी वो नहीं थी, तो वापस से मुड़कर बोला, चलो क्लास में चलते हैं, मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। दूसरा लड़का जल्दी से उठकर बोला, क्या हुआ आराध्य भाई, तू ठीक तो है ना, कोई दिक्कत है तो घर चलते हैं। आराध्य बोला, नहीं मैं ठीक हूँ, क्लास में चलो। सब आगे बढ़ गए तो आंखें बंद करके खुद से बोला, जब सुकून था तू मेरा तब जिंदा था मैं, अब तो सिर्फ चंद सांसें चल रही हैं। फिर जल्दी से कैंटीन से बाहर निकल गया क्योंकि अब उसका यहाँ रुकना जैसे मुश्किल हो रहा था। राधिका बोली, मीठी गया, अब तो घूम जा। रुद्राक्षी अब घूमकर आराम से बैठ गई। सोनी बोली, यार एक बात समझ नहीं आती, जब जब वो तुझे देखने की कोशिश करता है तू हर बार गायब हो जाती है, आखिर मैटर क्या है। रुद्राक्षी बोली, तुम दोनों के चक्कर में सारा अकेले ही मिंटुआ खा गया और तुम दोनों से बस बकैती करवा लो और कुछ नहीं। यार कुछ तो ध्यान दिया करो इस पर, ऐसे ही खाता रहा ना तो एक दिन शादी भी नहीं होनी है इसकी। राधिका मिंटू को मारते हुए बोली, कहा बे चिलगोजे, सारा काहे खा गया बे, तुझे पता है ना देवी का पहले भोग चढ़ाते हैं। मिंटू बोला, खा लो यार, सारा कहाँ खाया है मैंने, जो तुम लोग ऐसे मार रहे हो ये गलत बात है। फिर कुछ देर में सब खा पी कर अपने अपने क्लास रूम में चले गए। आराध्य अपने क्लास में पहुंचा तो उसके ही क्लास की एक लड़की उसके पास आते हुए बोली, हे आराध्य, कहाँ थे तुम, कब से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। और बोलते बोलते एकदम से उसके पास आती कि उसके पहले ही आराध्य जल्दी से उससे दूर होते हुए बोला, निकिता अपनी हद मत भूलो, आराध्य पुरुषोत्तम के सामने खड़ी हो और तुम्हें पता है ना मेरे सामने लड़कियाँ तमीज़ से खड़ी होती हैं
और तुम बार बार एक ही गलती करती हो जो मुझे बार बार समझाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। निकिता बोली, यार मैं तो बस बात करने आई थी और तुम ऐसे क्यों भड़क रहे हो जैसे तुम्हें छूने से तुम गंदे हो जाओगे। आराध्य बोला, सोचना भी मत, नहीं तो फिर दूसरे को छूने के लायक भी नहीं बचोगी। अपने हाथ और जज्बात दोनों को किसी और पर ट्राई करना, आराध्य पर नहीं। निकिता गुस्से में कुछ कहती उससे पहले प्रोफेसर आ जाते हैं तो सब लोग अपने अपने चेयर पर अब बैठ गए। रुद्राक्षी ने सबके साथ क्लास किया और लाइब्रेरी से कुछ बुक लिया और कुछ देर बाद घर के लिए निकल गई। घर आई तो शालिनी उसका ही इंतजार कर रही थी। शालिनी बोली, मीठी चलो आज आरती में तुम्हारी नज़र उतारेंगे, पहले चलो हम चाय बना देते हैं, तुम पीकर फ्रेश हो जाओ फिर चलते हैं। रुद्राक्षी बोली, लेकिन अम्मा हुआ क्या है साहब को रोज़ रोज़ हमारी नज़र उतारनी होती है। शालिनी बोली, पहले कपड़े चेंज करो, नज़र उतारने से पहले कुछ नहीं बताते हैं, अब जाओ जल्दी, तुम्हारे बाबूजी बस आते ही होंगे, साथ में चलेंगे सब लोग। रुद्राक्षी कुछ देर में अपने रूम से कपड़े चेंज करके आती है, तब तक संतोष जी भी मिश्रा जी के साथ घर के अंदर आ गए। मिश्रा जी बोले, मीठी हमने सुना तुम आज फिर से लड़ाई की हो। रुद्राक्षी बोली, ना नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, और आपसे किसने कहा कि मैंने ऐसा कुछ किया है, आप भी ना बाबूजी। संतोष जी बोले, मीठी सच क्या है, क्या फिर से तुम सच में किसी से लड़ाई की हो। शालिनी जी बोली, ये तो रोज़ का है, इसलिए हम जा रहे हैं, इसकी नज़र उतार कर लाते हैं, तब तक आप लोग बात कीजिए। रुद्राक्षी बोली, अम्मा हमें किसकी नज़र लगेगी, आप ना हमें फालतू में हर तीसरे दिन उठा कर ले जाते हो और ये सब करते हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। शालिनी जी बोली, मार खाना है तुम्हें, शांति से चलो, ऊपर से देख कर सब नज़र लगाते हैं, और मेरी बेटी की तो शकल ही महादेव ने ऐसा दिया है, कोई देखे तो बस नज़र तो लगाना ही लगना है। और उसके माथे को चूम कर बोलती है, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई आकर तुझे मुझसे छीन कर ले जाए, तो अब जैसा कहा है वैसा कर, समझी, वरना मार खा कर जाना है मीठी। संतोष जी बोले, मीठी अब तो पक्का अपनी अम्मा को लेकर जाओ, नहीं तो फिर शाम को खाना भी नहीं मिलेगा। रुद्राक्षी बोली, ठीक है। आप दोनों ना बोलते हुए शालिनी को लेकर गंगा आरती में जाती है। वहाँ पहुँचकर जब आगे बढ़ी तो लास्ट सीढ़ी पर आराध्य को बैठे देखती है, तो वहीं पर रुकते हुए बोली, अम्मा यहीं से कर दो ना, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। शालिनी उसका सर छूकर, क्या हुआ बच्चा, अभी नज़र उतारने के बाद डॉक्टर के पास चलते हैं, ठीक है। कहा था ना मैंने, किसी का कोई भरोसा नहीं है, जब देखो तब बस सब ताड़ते रहते हैं। आज तो जरूर शुक्लाइन ने नज़र लगाया होगा और उसकी नज़र उतार कर गंगा के जल में 11 रुपये का सिक्का डाल दिया। आराध्य इधर उधर देख रहा था, जैसे ही पीछे मुड़ा कि रुद्राक्षी शालिनी जी को लेकर वहाँ से निकल गई। आराध्य बोला, क्या हो रहा है, मुझ पर असर सिर्फ और सिर्फ वो करती थी, उसके एहसास करते थे, फिर आज 1 साल से ऐसा क्या हो रहा है जैसे वो हमेशा मेरे आस पास हो, मुझे देख रही हो। यहाँ पर थोड़ा सुकून की तलाश में आता हूँ, लेकिन वो भी नहीं मिलता, बल्कि और बेचैन हो जाता हूँ। सिर ऊपर करते हुए बोला, क्यों क्यों महादेव, क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। सब कुछ तो छीन लिया, अब तो सिर्फ सांसें ही बची है, उसे भी छीन लीजिए, लेकिन उसके अलावा आराध्य किसी का नहीं हो सकता, ये बात भी आप अच्छे से समझ लीजिए। दूसरे दिन कॉलेज में आराध्य अपने क्लास में बैठा था कि उसका दोस्त अभय आकर उसके पास बोला, आराध्य तुझे पता है कल रुद्राक्षी ने एक लड़के को पीटा और वो भी मार खाकर चला गया। आराध्य बोला, और ये सब तू मुझे क्यों बता रहा है, जानता है ना मैं किसी भी लड़की के बारे में सुनना नहीं चाहता हूँ। अभय बोला, भाई एक बार देखेगा ना तो बस फैन हो जाएगा उसका, लेकिन तुझे देखेगी कि नहीं इस बात की गारंटी मेरे पास नहीं है, क्योंकि तेरे से ज़्यादा अकड़ उसके अंदर है। आराध्य बोला, अच्छा है मेरे तरफ मत देखे, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि कोई मेरे तरफ देखे। अभय बोला, लेकिन क्यों यार, उसका और तेरा सेम डायलॉग क्यों है, वो तो लड़कों को पीट पीट कर साइड कर देती है और तेरा भी बस चले तो वही करे। आराध्य बोला, उसका तो नहीं पता, लेकिन मेरा मुझे पता है, लेकिन मैं किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझता। अभय बोला, ठीक है भाई मत बता, ज़रूर कोई खास रही होगी, तभी तो उसके ना रहने पर भी तेरी खामोशियाँ इतना शोर मचाती हैं कि लड़की क्या कोई लड़का भी तेरे अगल बगल नहीं फटकता। आराध्य उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने बुक में बिजी हो गया। रुद्राक्षी अपने क्लास में आई और सबके साथ क्लास में बिजी हो गई। आज वह थोड़ी सी शांत लग रही थी। जब प्रोफेसर बाहर चले गए तो राधिका उसे देखते हुए बोली, मीठी क्या हुआ तुझे, तू आज इतनी शांत क्यों है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। सोनी दूसरे सीट से बोली, क्या क्या हुआ बे इसे, और अगर काकी को पता चल गया ना तब तो हम सबका इसके घर पर भी आना जाना बंद ही हो जाएगा।
मिंटू बोला, मीठी कुछ हुआ है तुझे? जल्दी बता, बस नाम बता दे उसका जिसकी वजह से हुआ है, उसके बाद देख क्या करता हूँ मैं उसका। रुद्राक्षी उसे मारते हुए बोली, हम थोड़ी देर शांत का हो गए, तुम सब तो तहलका मचा दिए बे। शांत रहो सब, और अब एग्ज़ाम आने वाला है और टॉप हमें ही करना है, तो लग जाओ सब पढ़ाई में, समझे? राधिका बोली, यही है ना, कुछ और तो नहीं? रुद्राक्षी बोली, नहीं यार तुम लोग ना, अच्छा चलो कैंटीन चाय पीने। सब ठीक है तो सब उसके साथ कैंटीन के लिए निकल जाते हैं। कैंटीन में मिंटू चाय ऑर्डर करके सबके पास आकर बैठ गया और इधर उधर देखते हुए बोला, यहाँ एक भी लड़की ऐसी नहीं जिसे मैं देख सकूं। सोनी बोली, वो हम सबको पता है। कुछ देर बाद अभय दो और लड़कों के साथ आकर जानबूझकर रुद्राक्षी के बगल में बैठ गया। अभय बोला, हाय मेरा नाम अभय है, मैं आपका सीनियर इंजीनियर डिपार्टमेंट से, और हाथ रुद्राक्षी के सामने कर देता है। रुद्राक्षी बोली, अरे वो मिंटुआ देख भाई, सीनियर आए हैं वो भी इंजीनियर डिपार्टमेंट से, खातिरदारी कर नहीं तो बुरा मान जाएंगे। अभय हल्का सा मुस्कुराकर खुद से बोला, वाह भाई क्या तेवर हैं, गजब, अब तो जान पहचान करनी ही पड़ेगी। अभय बोला, नहीं कोई खातिरदारी नहीं करवानी है, बस थोड़ी जान पहचान हो जाए बस, और कुछ नहीं। रुद्राक्षी बोली, देखो बेटा सीधे से बोल रहे हैं, निकल जाओ। वो क्या है ना, जब जब हम किसी को कूट के जाते हैं, हमारी अम्मा हमारी नज़र उतारने के लिए घाट ले जाती हैं, तो हम थक जाते हैं, इसलिए इज्जत से बोल रहे हैं, निकल जाओ यहाँ से, वो भी जितनी जल्दी हो सके। अभय बोला, अरे वाह ये तो काफ़ी दिलचस्प लग रहा है, और तुम? मिंटू बोला, सर आप लोग प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, हम कोई तमाशा नहीं करना चाहते हैं। रुद्राक्षी अभय का सर पकड़कर टेबल पर पटकते हुए फिर थोड़ा सा रुक कर बोली, ये सर बोलने के लायक तुझे किधर से लगा बे? अभय अपना सर पकड़कर जल्दी से उठते हुए बोला, सीनियर के साथ ऐसा बिहेव करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? रुद्राक्षी बोली, हे छछूदर निकल यहाँ से, वरना जाने लायक भी नहीं बचेगा। अभय हंसते हुए वहाँ से दोनों के साथ बाहर निकल गया। रुद्राक्षी खुद से बोली, कुछ तो है, ये ऐसे तो नहीं आया होगा, लेकिन आया क्यों था? आज से पहले तो इधर देखा भी नहीं, तो फिर इंजीनियरिंग वाले तो सामने वाले कैंटीन में जाते हैं, तो फिर आज डायरेक्ट यहाँ आने का क्या मतलब था? अभय आराध्य के पास जाकर बोला, तुझे पता है रुद्राक्षी ने मेरा सर आज टेबल पर पटक दिया, और क्या बेइज्जत करके भगाया है भाई, पूछ मत। मैनेजमेंट वालों के सामने तेरे भाई एमटेक वाले की क्या धज्जियाँ उड़ा है। आराध्य बोला, तो तू गया ही क्यों था उसके पास? जब उसे ये सब नहीं पसंद है तो नहीं जाना चाहिए था तुझे, और अब लात खाने के बाद रो रहा है मेरे सामने, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अभय बोला, यार मैंने उसके बारे में सुना था तो चला गया, और इतना तेज भी नहीं पटका जितना दिखा रही थी। आराध्य बोला, तो खुश हो गया ना, तो अब चुपचाप बैठ जा और मेरा सर मत खा। अभय बैठते हुए बोला, लेकिन कुछ भी बोल, क्या गजब है यार, उसके जैसी पूरे बीएचयू में कोई नहीं, अगर तू देखे ना तो फिर पहली नज़र में उसका हो जाएगा। आराध्य बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अभय बोला, बस एक बार तू देख ले उसे, फिर मैं कभी नहीं बोलूँगा। आराध्य बोला, हो ही नहीं सकता, मुझे जिसे देखना था उसे देख चुका हूँ, अब कोई और नहीं चाहिए, और उठकर बाहर निकल जाता है। निकिता अभय के पास आते हुए बोली, यार अभय आखिर ये ऐसा क्यों है, लड़कियों से इतनी दूरी क्यों? अभय खुद से बोला, वही तो सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक इधर है जिसे लड़कियाँ पसंद नहीं, उनकी आहट से 10 कदम दूर हो जाता है, और एक वो है जो बातों में कम मुक्कालातों में ज़्यादा बात करती है, और लड़कों को तो ऐसा ऐसा नाम देगी कि पूछो मत। अगर इनकी जोड़ी बन जाए तो मज़ा ही आ जाए, और यहाँ आने का मकसद भी पूरा हो जाए। निकिता बोली, अभय कुछ बोल रहे हो तुम? अभय बोला, नहीं यार, एक काम करोगी मेरा, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में रुद्राक्षी के बारे में पता कर सकती हो, कौन है, कहाँ से है, सब कुछ। निकिता बोली, लेकिन क्यों, मैनेजमेंट में क्यों दिलचस्पी है तुम्हारी? अभय बोला, मेरी नहीं यार, किसी और के लिए बोल रहा हूँ, प्लीज़ एक काम तो कर दो। निकिता बोली, लेकिन एक शर्त पर। अभय बोलो। निकिता बोली, आराध्य के साथ तुम्हें मेरी डेट फिक्स करनी होगी। अभय हंसते हुए बोला, सपने में? हकीकत में आ जाओ बालिके, नहीं तो मारी जाओगी, और पता करना है तो करो, नहीं तो मैं खुद कर लूँगा। बोलकर क्लास के बाहर निकल गई। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए थे। अभय को अभी भी कुछ खास जानकारी हासिल नहीं हुई थी रुद्राक्षी के बारे में, और रुद्राक्षी भी अब अपने एग्ज़ाम में सबके साथ बिजी हो गई थी। इस महीने भर के एग्ज़ाम में भी उसका दूर से आराध्य को देखना और उसके देखने पर गायब हो जाना चलता रहा। उसके दोस्तों को भी ये मिस्ट्री कभी समझ ही नहीं आती, और ना ही रुद्राक्षी से किसी की इतनी हिम्मत थी कि उससे ज़्यादा कोई कुछ भी पूछे, तो सब कुछ सबने अब बस महादेव के ही भरोसे छोड़ दिया। और अब सब लास्ट सेमेस्टर में आ चुके थे, जिसमें सबको प्लेसमेंट लेना था। कॉलेज कुछ दिन के लिए बंद हो चुका था। आराध्य को अभय ने उसके घर अलवर चलने को बोला, तो उसने जाने से मना कर दिया।
अभय बोला, यार मुझे समझ नहीं आता, तूने बीएचयू से ही एमटेक करने की क्यों सोची? कहीं और भी तो तू जा सकता था ना। आखिर तुम्हें किस बात की कमी है? और यहाँ पर 2 BHK फ्लैट में क्यों रहता है, जबकि यहाँ पर तेरा पुश्तैनी घर भी है, वहाँ भी तो रह सकता है ना। आराध्य बोला, कहने को हमारे पास दुनिया की सारी दौलत होती है, लेकिन जो चाहिए वो सुकून नहीं है, जिसके होने से अब मेरे दिल इन सब चीज़ों का कोई मोल नहीं है, बस और कुछ नहीं। अभय बोला, भाई तेरी ये पहेली मुझे समझ नहीं आती, आखिर कौन है वो? कहीं तो होगी, तू बस एक बार बता, मैं कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा तेरे लिए उसे। आराध्य बोला, जब मैं आज तक उसे नहीं ढूंढ पाया तो तू कैसे ढूंढेगा? बस इतना सुना था उससे मोहब्बत है इन गलियों और घाटों से, इसलिए यहीं आ गया कि क्या पता कभी भी वो इन घाटों पर किसी छोर पर बैठे हुए मुझे मिल जाए। अभय बोला, यार कोई फ़ोटो तो होगी तेरे पास, आखिर दिखती कैसी है? वो जो तुझे ना ही सोने देती है और ना ही जागने देती है, हर वक्त बस तेरे ऊपर उसका ही पहरा है, चाहे होश में हो या फिर बेहोशी में। चल अब नाम ही बता दे। आराध्य बोला, नाम? नाम? क्या नाम बताऊं, जब मुझे खुद ही उसका असली नाम नहीं पता। बस एक बहुरूपिये की तरह आई और मेरा सब कुछ मुझसे लूट ले गई। अभय बोला, मतलब तुझे उसका नाम भी नहीं पता? आराध्य बोला, नाम तो था उसका, लेकिन वो उसका नाम नहीं था। वो आई थी किसी ख्वाब की तरह और मुझ पर असर छोड़ गई किसी परछाई की तरह। अभय बोला, यार एक बार तू पूरी बात बता, ये तेरी गोल गोल बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। आराध्य बोला, चलो किसी और दिन, आज गंगा आरती देख कर आते हैं। अभय बोला, हाँ चल, क्या पता रुद्राक्षी भी मिल जाए, उसकी अम्मा भी उसकी नज़र उतरवाने वहीं लेकर जाती है, बोलकर हंसने लगा। आराध्य बोला, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो, फिर से मार खाना है? अभय बोला, बिल्कुल नहीं, मैं तो तुझसे मिलवाने की सोच रहा था, क्या पता उससे मिलने के बाद तू अपनी वाली को भूल जाए। आराध्य बोला, हो ही नहीं सकता, उसके जैसा कोई नहीं जो मुझ पर असर कर जाए। अभय बोला, इसलिए तो चाहता हूँ, एक बार तो मिलकर देख, असर ना करे तो कोई बात नहीं, वापस आ जाना। आराध्य बोला, क्यों, तू मुझे भी मरवाना चाहता है उससे? अभय बोला, नहीं भाई, वो तुझे नहीं मारेगी, तेरी निगाहें ही काफ़ी हैं लड़कियों को अपना दीवाना बनाने के लिए। आराध्य बोला, तो वो क्यों नहीं बनी इन निगाहों की दीवानी, उसने तो मुझे कभी देखा भी नहीं था। अभय बोला, इसलिए नहीं देखा, अगर देख लेती तो खुद को तुझसे प्यार करने से रोक नहीं पाती। आराध्य बोला, अच्छा छोड़, अब चलते हैं। तो अभय उसके साथ बाइक से घाट के लिए निकल गया। रुद्राक्षी के घर में शालिनी जी कब से बस राधिका, सोनी और मिंटू को डांट रही थी और तीनों सर झुकाकर बस सुन रहे थे। शालिनी जी बोली, तुम तीनों ने मीठी को बिगाड़ कर रख दिया है और तुम लोगों की वजह से वो आज इतने लोगों से लड़ती रहती है और बीमार खुद होती है। तुम लोगों की वजह से रोज़ रोज़ हमारे घर पर शिकायत आता है। राधिका बोली, लेकिन काकी, हम तो कितना मना करते हैं, लेकिन वो तो हमें ही डांट देती है। शालिनी जी बोली, रुक जाओ तुम सब लोग, अब तुम्हारे अम्मा को बुलाकर बताते हैं, फिर देखना तुम तीनों। एक तो मीठी को बिगाड़ कर रखा हुआ है, ऊपर से मुझे ही सुना रहे हो। मिंटू जल्दी से उनके पैर पकड़ते हुए बोला, काकी, आज के बाद उसने कुछ भी किया तो सबसे पहले मैं आपको सारी बात बताऊंगा, उसके लिए भले ही वो हम सब का मर्डर ही क्यों ना कर दे। शालिनी जी बोली, एक शर्त पर। तीनों बोले, एक साथ मंजूर है, सारी शर्त मंजूर है, आप बस आर्डर दीजिए। शालिनी जी बोली, ये सब बात मीठी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम तीनों उसकी जासूसी कर रहे हो। सब एक साथ बोले, सब मंजूर। शालिनी जी बोली, ठीक है, अब बस अपने घर जाओ। राधिका बोली, लेकिन मीठी है कहाँ, उससे मिल लेते हैं एक बार। शालिनी जी बोली, वो अपने रूम में सो रही है। तीनों एक दूसरे को देखते हैं और आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करते हैं। शालिनी जी तीनों को देखते हुए बोली, ये क्या इशारे हो रहे हैं तुम तीनों के, अभी शर्त भूल गए, करे फ़ोन तुम सबके घर पे। सोनी बोली, काकी, हम बस तो यही कह रहे थे कि इस टाइम मीठी कैसे सो सकती है, अभी तो शाम है और शाम को तो वो। शालिनी जी बोली, तुम लोगों की वजह से थक कर सो गई है, अब जाओ यहाँ से तुम सब, तुम्हारी आवाज़ सुनकर उठ जाए, इससे पहले जाओ, कल आना। अब तीनों घर से बाहर निकल गए। राधिका बोली, मिंटू, तुझे क्या लगता है मीठी सच में सो रही है? मिंटू बोला, बिल्कुल नहीं, उसने काकी को बेवकूफ़ बनाया और कहीं गायब हो गई है। सोनी कुछ सोचते हुए बोली, पता कैसे चलेगा कि वो कहाँ है? राधिका बोली, उसके अड्डे पर देखते हैं। मिंटू बोला, ये सही है, चलो, और तीनों निकल गए। इधर गली के चौराहे पर रुद्राक्षी एक लड़के को पीट रही थी। वो कब से उसके हाथ पैर जोड़ रहा था, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लड़का बोला, दीदी, पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दो, आज के बाद इस गली में क्या, ये पूरे शहर को ही छोड़कर चला जाऊंगा।
रुद्राक्षी बोली, क्यों बे, अब लड़की को नहीं छेड़ना। चल बोल साले, का सोच कर बोला बे, यहाँ सब अबला नारी हैं जो तू चबा के थूक जाएगा। उसके बाद सामने देखते हुए बोली, जाओ बे, यहाँ जितनी भी लड़कियाँ हैं सब इस पर अपना हाथ पैर साफ साफ करो, फिर मत बोलना, मौका ना मिला किसी को। और चेयर खींच कर बैठ कर कुल्हड़ का चाय पीने लगी। कुछ देर में मार खाकर बेचारे की हालत खराब हो गई। तब तक राधिका, सोनी और मिंटू भी भागते हुए उसके पास आ गए। मिंटू बोला, मैंने बोला था ना, रुक जाओ, अभी फ़ोन करता हूँ काकी को और इसकी सारी करतूत बताता हूँ। राधिका उसके हाथ से फ़ोन छीनते हुए बोली, साले दोनों तरफ से मारा जाएगा, इसलिए उधर की उधर बोलना, इधर की इधर बोलना, चल अब। रुद्राक्षी ने तीनों को देखा तो अपने पास आने का इशारा किया तो तीनों उसके पास जाकर बैठ गए। रुद्राक्षी ने मिंटू के गले में हाथ फंसा कर बोला, तो मिलकर आ गया अम्मा से, पूजा किया और क्या क्या प्रसाद मिला सब सच सच बता दो, नहीं तो अगर बाद में पता चला ना कि कुछ गड़बड़ किए हो तो जो कूटेंगे कि खड़े होने के बारे में भी सोचोगे, क्योंकि सारा कांड तुम ही किए हो बेटा, और सामने का नज़ारा भी देख लो। मिंटू ने उस लड़के को देखा तो वहाँ पर खुद को इमेजिन करने लगा और जल्दी से सर झटक कर जो भी उसके घर पर हुआ था सब बता दिया। रुद्राक्षी बोली, ठीक है, अब जो हम तुम सबसे कहेंगे वही बोलोगे, समझे। और सबको अपने पास बुलाकर सब कुछ समझाकर तीनों के साथ घाट के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद आराध्य और अभय भी उसी गली से जा रहे थे तो उस लड़के की हालत देखकर सामने दुकानदार से पूछा तो उसने सब कुछ उन दोनों को बता दिया। आराध्य अभय को घूरते हुए बोला, तू मेरी भी यही हालत करवाना चाहता था, अब मुझे समझ में आ रहा है, मैंने तेरे मार खाने पर भी कुछ नहीं बोला, इसलिए तू मुझे भी मरवाना चाहता था। लेकिन भाई, आराध्य बोला, अब पहले वाला आराध्य आराध्य नहीं रहा जिसके नाम के चर्चे पूरे अलवर में थे। अभय बोला, इसलिए बोलता हूँ मिल एक बार रुद्राक्षी से, फिर पता चलेगा तुझे कि वो तुझसे भी बड़ी हिटलर है यहाँ के गलियों की। आराध्य बोला, छोड़ भाई, मुझे मेरे हाथ पैर सलामत चाहिए, किसी खास के लिए, उस एहसास के लिए जो उसके होने से होता है, और चल यहाँ से। बोलते हुए उसे खींचकर आगे बढ़ गया। रुद्राक्षी घाट पर आकर पंडित जी से मिली और अकेले में कुछ बातें करने लगी। उनके बातों का सिलसिला लगभग 1 घंटे से ज़्यादा चला। उसके बाद वो न जाने कहाँ से निकलकर सबसे ऊपर के सीढ़ी पर जाकर बैठ गई, जहाँ से पूरा घाट और वहाँ के हर बंदे को वो साफ साफ देख सकती थी। अभय और आराध्य भी जाकर नीचे की सीढ़ी पर बैठ गए। अभय को कुछ देर पर राधिका, सोनी और मिंटू दिख गए तो आराध्य को दिखाते हुए बोला, आराध्य देख भाई, रुद्राक्षी की मंडली यहीं पर है, मतलब वो भी यहीं कहीं होगी। आराध्य बोला, तू क्यों उसके पीछे पड़ा है, बैठ ना शांति से। अभय बोला, तू बैठ, मैं आता हूँ। और उन सबके पास जाकर बोला, हेलो। सबने उसके बोलने पर उधर देखा तो अभय मुस्कुरा कर उन्हें ही देख रहा था। राधिका बोली, मिंटू, मीठी को फ़ोन कर, कहाँ है वो, कितना टाइम हो गया, अब घर भी जाना है वरना काकी यहीं आ जाएंगी। अभय इधर उधर देखते हुए बोला, रुद्राक्षी वो कहाँ पर है, आप लोग यहाँ पर हो तो। मिंटू बोला, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मीठी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। अभय बोला, क्यों, मैंने क्या किया जो बवाल हो जाएगा, और ये मीठी कौन है, क्या ये आप लोगों की कोई नई फ्रेंड है। सोनी बोली, रुद्राक्षी का नाम ही मीठी है, हम सब प्यार से उसे मीठी ही बुलाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है। अभय बोला, वो अच्छा, नाम काफ़ी अच्छा है और प्यारा भी है, लेकिन वो है कहाँ, दिख क्यों नहीं रही हैं, और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राधिका बोली, वो अभी यहीं पर थी, लेकिन कुछ देर पहले ही हम सभी को अभी कुछ देर में आने को बोल, अभी तक आई ही नहीं, और अब तो काफ़ी टाइम भी हो गया है। तब तक कुछ देर में घाट पर भगदड़ मच गया। मिंटू बोला, राधिका चल छूटते हैं, मीठी कहाँ गई, नहीं तो काकी ने हम सब की बैंड बजा देनी है। अभय बोला, ये कौन है। राधिका बोली, मीठी की अम्मा, और अब आप भी प्लीज़ बात कम कीजिए और उसे ढूंढिए। अभय बोला, नेकी और पूछ पूछ बोल, उनके साथ ढूंढने लगा। कुछ 2 मिनट बाद सोनी दौड़ते हुए आई और सबसे बोली, यार कोई बच्चा नाव से गिर गया, और सब एक साथ उसे देखते हुए बोले, और क्या, जल्दी बोल। सोनी बोली, मीठी नदी में कूद गई। सब एक साथ, क्या। अभय बोला, उसे तैरना तो आता है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। राधिका बोली, मिंटू अब फ़ोन कर काकी को जल्दी, नहीं तो मारे जाएंगे सब के सब। मिंटू ने शालिनी जी को फ़ोन करके सब बता दिया। कुछ देर में किनारे पर काफ़ी भीड़ लग गई। आराध्य भी आगे जाकर देखना चाहता था, लेकिन किनारे से आगे जा ही नहीं पा रहा था, भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि उसे कोई आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। 5 मिनट बाद रुद्राक्षी बाहर निकली और बच्चे को सामने पकड़ाते हुए बोली, किसका बच्चा था बे। तो उसके माँ बाप बोले, हमारा कोई 40 साल का आदमी और 35 साल की उसकी वाइफ रही होगी, और बच्चा 10-12 साल का था। नौका विहार करने में हस्बैंड वाइफ बिजी हो गए और लड़का खेलते हुए गिर गया था, जो कि रुद्राक्षी ने ऊपर से देखा और बिना वक्त गंवाए कूद गई थी। लड़का अब सही सलामत था। आदमी रुद्राक्षी के सामने हाथ जोड़कर बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बच्चे को बचा लिया।
रुद्राक्षी ने बिना कुछ सोचे खींचकर उसे एक झापड़ रसीद कर दिया। अब सब के सब जितने भी लोग थे सब उसे ही देखने लगे। रुद्राक्षी बोली, का बे साले, रोमांस ही करना था तो नदी ही मिली थी, वो भी बच्चे के साथ। जब ख्याल नहीं रख सकते हो तो बच्चे को लेकर क्यों आते हो बे? दोनों ने कुछ नहीं बोला। तो फिर बोली, अब जल्दी से हॉस्पिटल लेकर निकल जाओ, नहीं तो फिर लगाऊंगी एक, सारा आशिकी का भूत उतर जाएगा तुम्हारा। तब तक उसके कानों में आवाज़ आई, मीठी कहाँ हो, मीठी मीठी बेटा कहाँ हो? रुद्राक्षी उन दोनों को घूरते हुए बोली, साले तुम लोगों के चक्कर में हमारी लंका लगने वाली है, और जल्दी से दूसरे रास्ते से वहाँ से गायब हो गई। अब भीड़ थोड़ी इधर उधर हुई तो संतोष जी, शालिनी जी, आराध्य, अभय और उसके सब दोस्त वहाँ पहुँचते उससे पहले ही वो गायब हो गई थी। बाकी सब लोग बस बातें कर रहे थे। सब ने वहाँ के लोगों से पूछा तो बोले, पता नहीं कहाँ गायब हो गई, किसी ने देखा ही नहीं किधर गई। सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। शालिनी जी संतोष जी की तरफ देख कर बोली, बस सब आपका चढ़ाया हुआ है, आपने ही उसे बिगाड़ कर रखा हुआ है, नहीं तो वो अपनी इतनी मनमानी कभी नहीं करती। जब देखो तब आप उसका सपोर्ट करते हैं। आज मिल जाने दीजिए, फिर बताते हैं हम उसको। और घर के लिए निकल गई। सब उनके पीछे पीछे चले गए। आराध्य अभय को पकड़ते हुए, तुम कहाँ जा रहे हो, ये उनके घर का मैटर है। अभय बोला, मुझे भी देखना है। रुद्राक्षी को डांट खाते हुए, चलो तुम्हें भी मज़ा आएगा, जो सबकी बैंड बजाती है उसकी बजती है तो कैसा लगता है। आराध्य बोला, पागल हो गए हो क्या, जो तुम बिन बुलाए मेहमान की तरह बस घुसे जा रहे हो, चलो अपने फ्लैट पर। और उसे खींचकर अपने साथ लेकर आगे निकल गया। रुद्राक्षी घर पहुंची और जल्दी से चेंज करके बिस्तर में घुस गई। कुछ देर बाद शालिनी उसके रूम में आती है और उसका बिस्तर हटाकर देखती है तो रुद्राक्षी आराम से सोई हुई थी। शालिनी जी बोली, मीठी तो सो रही है और हम जाते हुए देखे भी नहीं कि मीठी यहाँ पर है कि नहीं। कहीं मिंटू ने झूठ तो नहीं बोला हमसे, और वहाँ पर भी ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा तो कहीं हमें गलतफहमी तो नहीं हो गई थी। फिर रुद्राक्षी का सर छू कर देखी तो सब नॉर्मल था, तो बाहर निकल कर आंगन में आ गई। तब तक संतोष जी, राधिका और मिंटू सोनी भी आ गए। संतोष जी बोली, शालिनी मीठी कहाँ है और आप इतना शांत क्यों हैं? शालिनी बोली, तो आप सब क्या चाहते हैं? आप लोगों की बात सुनकर हम अपनी मीठी को मारें? अरे जल्दबाजी में तो हमने देखा भी नहीं कि वो सो रही है, और इस मिंटू की बात में आ गए। देख लिए होते तो कम से कम जाना तो नहीं पड़ता। संतोष जी बोले, मतलब मीठी घर पर है? शालिनी जी बोली, बिल्कुल, हमारी मीठी तो सो रही है, और ये तीनों नालायक हमसे झूठ बोले कि मीठी गंगा में छलांग लगा दी है। राधिका बोली, जा बेटा मिंटू, अब तो तू इधर से भी गया और उधर से भी गया। अंदर से रुद्राक्षी की आवाज़ आती है, क्या हुआ अम्मा, कौन आया है? सब उधर देखने लगे तो रुद्राक्षी आंखें मसलते हुए बाहर आ रही थी। मिंटू बोला, क्या एक्टिंग है भाई, इसे तो सीबीआई में होना चाहिए। राधिका बोली, जो भी है, चल महादेव का नाम लेकर लात खाने को तैयार हो जा। रुद्राक्षी सबको देखते हुए बोली, अम्मा बाबूजी क्या हुआ है, और आप लोगों ने हमें जगाया क्यों नहीं? हम कब से सो रहे हैं, लग रहा है कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। शालिनी जी बोली, आजा मेरा बच्चा, सब हमारी मीठी के पीछे पड़े रहते हैं और उसे बैठा कर चाय बनाने चली जाती हैं। संतोष जी और सब लोग भी बैठकर उसे ही देखने लगे, और रुद्राक्षी ने सबको अपने को देखते देखा तो इधर उधर देखने लगी। संतोष जी काफ़ी देर से उसे देखने के बाद उसके पास आकर बोले, मीठी तुम घर पर तो नहीं थी, क्योंकि तुम्हारी अम्मा ने भले ही चेक ना किया हो, लेकिन मैंने आकर देखा था, तुम नहीं थी। रुद्राक्षी कान पकड़कर, बाबूजी आराम से, अम्मा से क्यों मरवाना चाहते हो? वो बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था तो बस महादेव ने बोला तो बचा लिए। संतोष जी बोले, मीठी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उसे क्यों बचाया, बस हम इतना बोल रहे हैं कि कभी कोई भी काम करने से पहले तुमने अम्मा और बाबूजी के बारे में एक बार ज़रूर सोच लेना। तुमसे हमारी ज़िंदगी है और तुम। रुद्राक्षी बोली, आपकी कसम बाबूजी, हम दूसरों की रक्षा करते हैं और महादेव हमारी रक्षा करते हैं, तभी तो हम आपके सामने सही सलामत बैठे हैं। संतोष जी उसके सर पर हाथ रखकर, हम दोनों की ज़िंदगी का आधार तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म हो जाता है। मीठी ज़िंदगी हो तुम हम दोनों की। रुद्राक्षी उनका हाथ पकड़कर देखते हुए बोली, हमें पता है बाबूजी। फिर मन में बोली, इसलिए तो किसी के मोहब्बत को बिना कुछ नाम दिए ही बस खामोश छोड़ दिया। कुछ देर में शालिनी सबको चाय देते हुए भी सबको घूर रही थी। अब सब जल्दी जल्दी चाय पीकर भागने की सोच रहे थे। शालिनी जी बोली, बेटा तुम सबको इतनी जल्दी काहे है भागने की, आराम से पियो, कौन सा हम तुम सबको मारने वाले हैं। मिंटू की चाय गिरते गिरते बची और उन्हें देखने लगा। शालिनी जी बोली, अभी तो तुम सबको खाना खाकर भी घर जाना है। राधिका बोली, नहीं नहीं काकी, हम दूसरे दिन आते हैं ना, फिर आराम से खाएंगे खाना। सोनी बोली, हाँ हाँ काकी, राधु एकदम सही बोल रही है, फिर कभी आकर खाते हैं ना।
शालिनी जी बोली, बिल्कुल नहीं, आज तुम सब खाना खाकर ही जाओगे, और अभी जाओ मीठी के साथ सब्जी और दूध लेकर आओ। रुद्राक्षी बोली, अम्मा हम सब्जी लेने जाएंगे तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी कि आपकी मीठी सब्जी ले रही है, और मिश्राइन चाची जो आपका मजाक उड़ाएंगी और फिर हम कुछ बोल देंगे, फिर आपके पास मेरी शिकायत लेकर आएंगी, उसका सोचिए। शालिनी बोली, कोई कुछ नहीं कहेगा, और आज तो तुम सब सब्जी लेने जाओगे ही, अब जल्दी से निकलो। राधिका सोनी, चल सब्जी वाला झोला उठाकर मिंटू को दे दे और फिर पीछे पीछे चल। शालिनी जी बोली, और अगर एक भी सब्जी सड़ी हुई होगी तो समझ लेना वही बनाकर खिलाऊंगी तुम सबको। मिंटू सबको देखते हुए बोला, आज सारी सब्जी मैं लूँगा, तुम सब बस मुझे सब्जी कैसे लेते हैं देखना आज। शालिनी बोली, मीठी बेटा तुम भी उठ जाओ, तुम्हें भी जाना है। रुद्राक्षी उन्हें देखते हुए बोली, अम्मा। शालिनी जी बोली, कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए जाओ। रुद्राक्षी उठते हुए बोली, आज पता चला मुझे कि आप मुझे सीढ़ी से उठाकर लाए हो, इसलिए हमेशा डांटते रहते हो। मिश्राइन चाची कल ही हमसे बोल रही थी पाठक जी मीठी को वहीं कहीं से उठाकर लाए हैं, तभी तो शालिनी इतना रौब झाड़ती है बेचारी बच्ची पर। शालिनी जी बोली, अच्छा क्या क्या बोला फिर? संतोष जी की तरफ देख कर बोली, पाठक जी आप आज बीच में बिल्कुल नहीं आएंगे। संतोष जी बोले, बिल्कुल नहीं, मैं तो किनारे भी नहीं आऊँगा, और सबको भागने का इशारा कर दिया। शालिनी जी कुछ दूर पड़ा हुआ डंडा उठाकर सामने देखती हैं तो सब गायब हो चुके थे। शालिनी जी बोली, कहाँ गए सब के सब, अभी तो यहीं पर थे। संतोष जी बोले, अभी तक तो वो सब गोदवलिया मार्केट में पहुंच गए होंगे, आप ही लेट कर दी हैं डंडा ढूंढने में। शालिनी जी बोली, हमें ऐसा क्यों लग रहा है ये सब आपका ही किया धरा है उन्हें भगाने में, जब भी मुझे गुस्सा आता है आप उन सबको भगा देते हैं। संतोष जी उनके हाथ से डंडा छीन कर रखते हुए उन्हें अपने पास बैठाकर बोले, आपको कभी कभी हमारे ऊपर भी ध्यान दे देना चाहिए, अभी हम इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं कि आपके साथ बैठकर कुछ देर बातें भी ना कर सके। शालिनी जी बोली, अच्छा तो आप हमको बातों में उलझाना चाहते हैं कि हम आपसे कुछ ना बोलें। संतोष जी बोले, हमारी ऐसी हिम्मत कि हम कुछ भी ऐसा वैसा सोचे, बिल्कुल नहीं, हम तो बस आपसे कुछ देर बातें करना चाहते थे। इधर रुद्राक्षी के साथ सब मिलकर सब्जी खरीद रहे थे। रुद्राक्षी बस पीछे पीछे घूम रही थी और सब एक एक सब्जी चुन चुन कर भर रहे थे कि अगर गलती से भी कोई खराब निकल गया तो क्या पता इसी की सब्जी सच में खानी पड़ जाए। मिंटू बोला, यार मुझे तो लगता है मीठी हमें फंसा कर अपने घूम रही है। राधिका बोली, बेटा जब तुमको सब कुछ पता ही है तो काहे ऐसी हरकत करते हो कि तुम्हारे साथ हमें भी फंसना पड़ता है। मिंटू बोला, यार अब मुझे क्या पता था मीठी गायब हो जाएगी। सोनी बोली, चलो हो गया सब कुछ, अब घर चलते हैं, मैंने दूध भी ले लिया। राधिका बोली, चलो अब सब पीछे मुड़ते हैं घर जाने के लिए, लेकिन रुद्राक्षी कहीं दिख ही नहीं रही थी। सोनी बोली, ये मीठी किधर गई यार, अभी तो यहीं पर थी, फिर कहाँ गायब हो गई, ये लड़की भी ना हमेशा गायब हो जाती है। रुद्राक्षी कुल्फी वाले के पास बैठी थी, सबको इधर उधर ढूंढते देखा तो सबको आवाज़ देकर अपने पास बुलाया। राधिका उसके पास आते हुए बोली, मीठी बोल कर नहीं आ सकती थी, हम लोग कितना परेशान हो गए थे। सोनी बोली, हाँ यार ऐसे मत गायब हुआ कर, डर जाते हैं हम लोग। रुद्राक्षी बोली, वो तो हम पीछे से कब से बोल ही रहे थे, लेकिन तुम तीनों अपने बातों में इतने बिजी थे तो हम क्या करें, चलो अब सब हमारी तरफ से कुल्फी खाओ, आज हमारी तरफ से पार्टी समझकर। मिंटू बोला, हमें नहीं खाना है, पहले परेशान करती हो फिर हमें कुल्फी खिलाकर मनाने की कोशिश करती हो। रुद्राक्षी बोली, चचा एक काम करो, आप घर जाओ, आज रात भर कुल्फी ई मिंटुआ बेचेगा, सुबह आपके घर पैसा पहुंच जाएगा। मिंटू बोला, मम्मा मैंने ऐसा कब बोला। रुद्राक्षी बोली, अभी अभी तो बोले हो कुल्फी खाना नहीं बल्कि तुम्हें बेचना है। मिंटू बोला, चचा आप मेरी कुल्फी दे दीजिए, और जल्दी से कुल्फी लेकर बोला, मैं सब्जी देने घर जा रहा हूँ, तुम तीनों आ जाना, और जल्दी से घर के लिए निकल गया। राधिका बोली, सच में यार तू ना एक नंबर की शैतान है, चल अब नहीं तो काकी फिर से पीटेंगे, और तीनों पैदल ही कुल्फी खाते हुए चल रही थी। रुद्राक्षी बीच में थी और राधिका सोनी उसके अगल बगल। तब तक दो लड़के बाइक से गुजरते हुए बोले, अरे ज़रा हमें भी तो कुल्फ़ी का आनंद करवाइए, बड़ी गर्मी हो रही है, और राधिका के हाथ से कुल्फ़ी पकड़ लेता है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही रुद्राक्षी दौड़ाकर उसका पीछे से कॉलर पकड़कर खींचते हुए बोली, बिल्कुल नेकी और पूछ पूछ, और दूसरा जो बाइक चला रहा था वो भी सामने जाकर गिर गया। तब तक कुछ लोग आकर बाइक वाले को उठाने लगते हैं। रुद्राक्षी बोली, वो चाचा छोड़ दीजिए उसे, वो पहले से ही इतना गिरा हुआ है कि आपको उसे उठाने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो ज़्यादा नहीं उठ सकता है। और जिसको हाथ में पकड़ा था उसे घसीटते हुए पीछे लेकर जाती है और कुल्फ़ी वाले के पास पटक कर बोलती है, चाचा आज आप इस हरामी के पिल्ले को अपनी सारी कुल्फ़ी खिलाइए कि इसकी सारी गर्मी उतर जाए, और हम इसको ठंडा होते देखना चाहते हैं। काफ़ी गर्मी दिख रही है, क्यों बे साले, हमारे गली में हमसे पंगा,
हम तो हर गली के राजा हैं और तू हमें हमारे ही गली में, हमारे ही सामने, हमारे ही दोस्त से बदतमीजी। कुछ नहीं बेटा जी, कुछ बहुत ज़्यादा हो गया। अब बिना बोले कुल्फ़ी लेते तो थोड़ा रहम भी खाते, लेकिन नहीं, तुझे पता भी है बदतमीज़ी हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर उसकी तरफ देख कर, चल अब जल्दी जल्दी कुल्फ़ी खाते जा। और उसके सामने चेयर पर बैठते हुए बोली, एक बार बचपन में किसी ने इसके हाथ से कुल्फ़ी छीन लिया था। हमने उसके हाथ को काट कर बर्फ़ के नीचे रख दिया कुल्फ़ी बनने के लिए, और आज तक इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कुल्फ़ी बनेगा और हम उसे खिलाएंगे। वो लड़का अपना हाथ देखता है, फिर जल्दी से रुद्राक्षी के पैर पकड़ते हुए बोला, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। आज के बाद कभी भी हम किसी के साथ ऐसा करने की सोचेंगे भी नहीं। रुद्राक्षी बोली, पहले पैर छोड़िए यार, हम पंडित हैं, इसका ये मतलब कतई ना कि हम सबको बस आशीर्वाद ही देते रहें। और दूसरी बार अगर तुम्हें सच में माफ़ी चाहिए तो आज से 1 महीना तुम सबको बुला बुला कर कुल्फ़ी खिलाओगे और सारा पैसा चाचा को दोगे। नहीं तो नाम पता तो हमारे पास है ही, और दूसरा जो तुम्हारा साथ वाला, वो जो दूर खड़ा है, उसे भी बोल देना जब तक तुम्हारी गाड़ी हमारे पास रहेगी, क्योंकि अब हमें लेट हो रहा है और 5 मिनट में अगर हम घर ना पहुँचे तो बवाल होना पक्का है। वो लड़का उठते हुए बोला, हम कुल्फ़ी कैसे बेच सकते हैं। रुद्राक्षी कुल्फ़ी के डब्बे से बर्फ़ निकाल कर उसके शर्ट में डाल देती है और आराम से बोली, बेटा जी वो कहाँ है ना, अभी हमको लेट हो रहा है, कल मिलते हैं तुमसे इसी टाइम पर, और अगर नहीं बेचे ना तो तुम्हें हम कुल्फ़ी ना कोला बना देंगे, समझे। क्योंकि अब टाइम ना है हमारे पास तुम्हें समझाने का, और इशारा तो दे ही चुके हैं। और दूसरे वाले से चाबी लेकर दोनों को बैठाकर उसके गाड़ी से घर निकल गई। दोनों लड़के एक साथ बोलते हैं, कहाँ फंस गए यार। कुल्फ़ी वाला बोला, गलत नहीं, बहुत गलत इंसान को उंगली किए हो बेटा जी, जो तुम्हारा पूरा हाथ उखाड़ लेती। लेकिन शायद उसे आज सच में कहीं जाने की जल्दी थी, इसलिए बच गए, नहीं तो किसी से भी पूछ लेना। रुद्राक्षी कौन है पता चल जाएगा कि महादेव का दूसरा रूप है, जिसे महादेव ने खुद भेजा है हम जैसों की हिफाजत के लिए। हर हर महादेव। कुछ दिन बाद, इस समय रुद्राक्षी किसी काम में व्यस्त थी, किसी को नहीं पता वो कहाँ बिजी थी, लेकिन सबको उस पर पूरा भरोसा था तो कोई कुछ नहीं कहता। दिन भर गायब होने के बाद भी शाम को वो जल्दी ही घर आ जाती थी और संतोष जी और शालिनी के साथ वक्त बिताती। दोनों भी उसके साथ खुश थे, उनका छोटा सा परिवार अपने में ही खुश रहता था। लेकिन वो दोनों एक बात से अनजान थे कि उनकी बेटी किसी को शिद्दत से मोहब्बत करती है। वो तो उसे ऐसे मस्ती करते हुए देखकर ही खुश थे। रुद्राक्षी का घाट पर जाना भी अब कम हो चुका था। इधर आराध्य को भी समझ नहीं आ रहा था कि जिसकी तलाश में वह अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आया है, क्या वो यहाँ है भी कि वो ऐसे ही भटक रहा है। वह अपने रूम में बैठकर सोच रहा था कि क्या करे क्या न करे। आज 2 साल होने वाले हैं उसको तलाशते हुए, लेकिन ना ही वह कभी उसे घाट पर दिखी और ना ही कभी किसी गली में। लेकिन एक अजीब सी बेचैनी क्यों होती है यहाँ पर, जैसे वो यहीं कहीं है। वो ऐसे ही बैठे सोचता रहा, सोचने में इतना मगन था कि वक्त का उसे कुछ पता ही नहीं चला। काफ़ी देर बाद भी जब बाहर नहीं आया तो अभय ने उसके दरवाजे को नॉक करते हुए बोला, भाई आराध्य सब ठीक तो है ना। तब जाकर वो अपने ख्यालों से बाहर आया और दरवाज़ा खोला तो सामने अभय 2 कप कॉफ़ी के साथ खड़ा था। आराध्य आकर अंदर बैठ गया तो अभय भी उसके पीछे अंदर आकर उसे कॉफ़ी का कप पकड़ाते हुए सोफे पर बैठ गया और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा, जो आज काफ़ी उलझन, चिंता और दर्द से भरा हुआ लग रहा था। अभय बोला, क्या हुआ भाई, आज इतनी टेंशन में क्यों हो। आराध्य बोला, कुछ नहीं, तुम काफ़ी पियो, फिर कॉलेज जाना है, अब लास्ट सेमेस्टर है। अभय बोला, इसके बाद का क्या सोचा है तुमने, यहीं रहोगे या अलवर चलना है। आराध्य बोला, अभी कुछ नहीं सोचा है, देखते हैं क्या होता है। फिर ऊपर देख कर बोला, जिसकी तलाश थी इन निगाहों को, वो तो जैसे कोहिनूर हो गया, जी भर कर देखा भी नहीं और ना जाने क्यों इन निगाहों से इतना दूर हो गया। अभय बोला, मुझे नहीं लगता है जिसकी तलाश में तुम हो वो यहाँ कहीं होगी भी, क्योंकि अगर होती तो आज तक कहीं ना कहीं तो ज़रूर मिल जाती। आराध्य काफ़ी का मग रखते हुए बोला, चलो कॉलेज लेट हो जाएगा, कुछ प्रोजेक्ट भी सबमिट करना है। अभय बोला, आराध्य मैं तो कहता हूँ भूल जाओ यार, आगे बढ़ जाओ, क्या पता वो भी आगे बढ़ गई हो। आराध्य बोला, बेशक उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जज्बात तो उसमें भी थे। यूं बार बार उसकी तलाशती पलकों का अचानक मुझसे मिलना और खुद ब खुद यूं झुक जाना इस बात की गवाही था कि कुछ बात उसमें भी थी। अभय बोला, चल भाई, मुझे तेरी ये बातें कुछ समझ नहीं आ रही, और आराध्य को लेकर कॉलेज के लिए निकल गया। आज कितने दिनों के बाद दोनों कॉलेज आए थे, सबसे मिले और कुछ क्लास किया, लेकिन आज आराध्य का मन काफ़ी बेचैन था, इसलिए वो अभय से बोलकर कैंटीन में चला आया। रुद्राक्षी भी आज कॉलेज आई थी और क्लास ले रही थी, लेकिन बेचैन तो आज उसकी भी धड़कनें थी।
जो आज बेतरतीब धड़क रही थी, फिर भी वो सब कुछ इग्नोर करके पढ़ाई में दिमाग लगा रही थी, जो कि लाख कोशिशों के बाद भी नहीं लग रहा था। क्लास खत्म हुआ तो राधिका बोली, मीठी चल कैंटीन चलते हैं, कितना दिन हो गया यहाँ का समोसा खाए हुए। रुद्राक्षी बोली, आज मेरा मन नहीं है, आज तुम सब जाओ, मुझे कुछ नोट्स बनाने हैं। मिंटू बोला, मीठी चल यार, अब पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब लास्ट सेमेस्टर है। रुद्राक्षी बोली, अच्छा तो क्या तू फेल होना चाहता है? कहा बेचिल गोजे, सारे पैसे का बर्बादी करेगा जो रमेश चाचा ने तेरे पीछे लगाया है। अबे ढंग से पढ़ ले, तभी कहीं नौकरी मिलेगी, समझा? नहीं तो फिर बेचते रहना घाट पर नारियल। सोनी बोली, अच्छा ठीक है, चल पहले समोसा खाते हैं। और सब उसे ज़बरदस्ती उठाकर कैंटीन ले जाते हैं। कुछ देर में अभय भी आराध्य के पास आकर बैठ जाता है। सामने के कैंटीन में रुद्राक्षी की मंडली भी बैठी थी। अभय की नज़र उन सब पर गई तो बोला, आराध्य चल, आज तुझे रुद्राक्षी से मिलवाता हूँ। आराध्य बोला, तू क्यों उसके और मेरे पीछे पड़ा है? भाई मैं खुद ही इतना परेशान हूँ और तुझे ये सब पड़ी है। अभय बोला, उससे मिल तो लूँ एक बार, क्या पता तुम्हारी तलाश खत्म हो जाए। आराध्य बोला, नहीं, मुझे उसके सिवा किसी से नहीं मिलना, और तुम ये बार बार अपनी जिद करना छोड़ दो। और वापस से अपना कॉफ़ी पीने लगता है। अभय बोला, ठीक है, तो मैं खुद ही जाकर मिलकर आ रहा हूँ। आराध्य बोला, ऑल द बेस्ट, लेकिन प्लीज़ यार मार खाकर मत आना। अभय बोला, तुम मुझे डरा रहे हो, मैं तो उसके दोस्त से दोस्ती करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो भी तेरी तरह ही है। बस तू घायल शेर है और वो शेरनी है, दिखाती कुछ नहीं है, फिर भी कुछ चीज़ें दिख जाती है। इसलिए तो चाहता हूँ तू एक बार मिल तो सही, क्या पता तेरी तलाश खत्म हो जाए और शायद उसकी भी। आराध्य बोला, ऐसा कुछ नहीं है भाई, उसका और मेरा कोई मैच नहीं है। जिस हिसाब से तूने बताया है ना, वो मेरी जानवी का एक हिस्सा भी नहीं हो सकती। अभय बोला, जानवी? तूने तो बताया था उसका नाम। आराध्य बोला, ये उसका असली नाम नहीं था, लेकिन वो मुझसे इसी नाम से मिली थी। यह शायद असली था तो भी सबको बेवकूफ़ बनाया था, कुछ पता नहीं यार, छोड़ तू वो सब। अभय बोला, तो कब बता रहा है अपनी स्टोरी? मुझे क्या पता, मैं तेरी कोई हेल्प कर दूं। आराध्य बोला, चलो किसी दिन आराम से सुनाएंगे अपने टूटे दिल की दास्तान। फिर अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से बोलता है, आज इतने दिन बाद फिर से वो एहसास जिससे कुछ दिनों से जैसे दूर हो गया था, वो फिर क्यों हो रहे हैं जैसे वो अगल बगल ही है। आज तो पता करके रहूँगा आखिर वो है कौन, किसकी वजह से आज फिर मेरे ही एहसासों ने मुझसे बगावत कर लिया है। इधर रुद्राक्षी की नज़र भी सामने जाती है, जहाँ अभय के साथ आराध्य बैठा था। आज कितने दिनों के बाद वो उसे फिर से देख रही थी। नज़रें आज झपकना नहीं चाहती थी, फिर भी उन्हें झपकना पड़ रहा था। राधिका बोली, यार मीठी, अब तो लास्ट सेमेस्टर भी आ गया है यार, अब तो बोल दे जाकर, नहीं तो फिर देख भी नहीं पाएगी। रुद्राक्षी बोली, तुम सब घर आ जाना, मुझे कुछ काम है, मैं निकलती हूँ। बोलकर बाहर चली जाती है बिना किसी का कुछ सुने। सोनी बोली, यार ये मीठी को क्या हुआ है, सुबह से परेशान है और अभी भी ऐसे अचानक से चली गई। मिंटू बोला, आज तक कुछ बताया है उसने जो आज बताएगी? छोड़ दाने दे, कुछ देर में शांत हो जाएगी तो शाम को जाकर मिल लेंगे। राधिका सोनी दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर के बाद अभय के साथ आज आराध्य भी इधर ही आ गया। राधिका ने आराध्य को देखा तो समझ गई रुद्राक्षी के इतनी जल्दबाजी में जाने का कारण क्या था। सोनी बोली, सर आप लोग? अभय बोला, जी बिल्कुल, कितना दिन हो गया मिले हुए, तो सोचा आज मिल लेते हैं। आराध्य बस बेचैन सा इधर उधर देख रहा था। अभय बोला, ये मेरा फ्रेंड आराध्य, हम दोनों साथ ही रहते हैं। हालांकि इसका यहाँ पर खुद का पुश्तैनी घर है, फिर भी ये मेरे साथ फ्लैट शेयर करता है। क्या हम बैठ सकते हैं? आराध्य बोला, मैं चलता हूँ, तुम बैठ कर आ जाना। अभय बोला, यार कुछ देर तो बैठ। राधिका बोली, हाँ सर बैठिए। अभय बोला, बैठ जा, नहीं तो अभी रुद्राक्षी होती तो चेयर खींच लेती। आराध्य उसे देखने लगता है। अभय बोला, राधिका रुद्राक्षी कहाँ है? राधिका, उसको कुछ काम था तो वो घर चली गई, आप लोग कुछ लेंगे? आराध्य बोला, जी नहीं, हमें भी कुछ काम है, हम चलते हैं। और अभय को खींचकर क्लासरूम की तरफ जा रहा था कि रास्ते में किसी की आवाज़ उसके कानों में टकराई। अबे साले छछूदर, तेरी हिम्मत कैसे हुई बे उसे हाथ लगाने की? उसने जब एक बार ना बोल दिया तो तुझे समझ नहीं आया? वो भी हमारे सेक्शन की लड़की को छूने की हिम्मत? वाह बेटा, क्या तुझे हमारा नाम नहीं पता या हमारे नाम के पीछे हमारी औकात नहीं पता जो तुझे उसे ऐसे खुलेआम हाथ लगा दिया? अभय बोला, ये तो रुद्राक्षी की आवाज़ है। और बगल में देखा तो आराध्य गायब था। आराध्य ने आज पहली बार इस आवाज़ को यहाँ पर सुना था, तो बिना अभय का इंतजार किए वो उस तरफ निकल गया जहाँ काफ़ी भीड़ लगी थी, और इस भीड़ के बीच में से ये आवाज़ आ रही थी। स्टूडेंट ने उसे घेर कर रखा था और बीच में रुद्राक्षी अपनी बुलेट पर बैठी थी और गाड़ी स्टार्ट किया, हेलमेट लगाया और कैंपस के बाहर निकल गई। उस लड़के को दो और लड़के अपने गाड़ी पर बैठाकर उसके पीछे ही हॉस्पिटल के लिए निकल गए, क्योंकि मार खाकर उसकी हालत पहले ही खराब हो चुकी थी।
आराध्य ने सिर्फ रुद्राक्षी को पीछे से ही देखा, लेकिन उसे रुद्राक्षी पर अब गुस्सा आ रहा था। किसी को छेड़ने की इतनी बड़ी सज़ा वो खुद किसी को ऐसे कैसे मार सकती है। आराध्य कुछ सोच कर बोला, आप लोगों को उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए, ऐसे ही किसी को वो कैसे मार सकती है। सबने उसकी बात सुनी तो उसकी तरफ देखने लगे। आखिर ये है कौन जो ये सब बोल रहा है? क्या ये रुद्राक्षी को नहीं जानता या फिर अपना ही अंजाम ऐसा ही करवाना चाहता है? आराध्य बोला, तुम लोग मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, हम कंप्लेन लिखवाएंगे उसके खिलाफ। तब तक अभय भी आ गया और एक लड़के से पूछा तो उसने सब बता दिया। अभय बोला, भाई तू रुद्राक्षी के खिलाफ कंप्लेन करेगा? तू जानता है ना उसने जो किया सही किया। किसी भी लड़की को छेड़ना वो भी इस तरह से गलत है। वैसे भी पुलिस कुछ नहीं करती उस लड़के का, तो रुद्राक्षी ने जो भी किया सही किया। आराध्य बोला, नहीं, रुद्राक्षी ने कानून अपने हाथ में लेकर गलत किया। कोई जाए या न जाए, मैं कंप्लेन करूंगा इसके खिलाफ, और वो भी अभी, समझे? तुम सब देखता हूँ क्या करती है वो। मेरा बोलकर आगे बढ़ गया। अभय उसके पीछे आते हुए बोला, आराध्य सोच लो, कहीं तुम्हारे लिए ये मुसीबत ना बन जाए। आराध्य बोला, सोच लिया मैंने, और मैं अभी जा रहा हूँ कंप्लेन करने। किसी की लाइफ से किसी को इस तरह खेलना इतना भी सही नहीं है। अभय बोला, और उसने जो उस लड़की के साथ किया क्या वो सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी किया रुद्राक्षी ने उसके साथ एकदम सही किया। आराध्य बोला, मैं अकेले ही पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, और अपने बाइक की तरफ बढ़ गया। अभय बोला, भाई सुन तो, एक बार उस लड़के से भी तो पूछ लो कि वो कोई कंप्लेन करना चाहता भी है या नहीं। आराध्य बोला, मैं बात कर लूँगा उससे, उसकी चिंता तुम मत करो, और बाइक लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। कुछ देर में वह हॉस्पिटल पहुंचा और पूछते हुए उस लड़के के पास गया जहां डॉक्टर उसकी पट्टी कर रहे थे, और दोनों लड़के उसके साथ ही थे, लेकिन रुद्राक्षी वहां नहीं थी। आराध्य उस लड़के के पास गया और उसका हाल चाल लिया और उसको पुलिस में कंप्लेन करने को बोला, तो वो सब के सब उसकी बात सुनकर चौंक गए, क्योंकि आज तक किसी ने रुद्राक्षी के खिलाफ कंप्लेन करने को कभी सोचा भी नहीं था। एक लड़का बोला, क्या तुम नए हो जो ये सब बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है रुद्राक्षी है कौन? और अगर नहीं पता तो जाकर पता कर लो, फिर कुछ बोलना। आराध्य घूमते हुए बोला, आराध्य पुरुषोत्तम नाम का सर्च मार लो, गूगल तुम्हें मेरे बारे में सारी जानकारी दे देगा, फिर पूछना मैं कौन हूँ। और अब चलो कंप्लेन करने। आज तक सिर्फ सुना था, लेकिन ध्यान देना सही नहीं समझा, लेकिन अब और नहीं। हर किसी को ऐसे मारने का हक उसे किसने दिया? कानून हाथ में लेने का हक किसने दिया? उसकी बात सुनकर एक लड़के ने गूगल पर सर्च मारा। अलवर के बिजनेसमैन बलदेव पुरुषोत्तम का छोटा बेटा आराध्य पुरुषोत्तम, बड़ा बेटा अविकल पुरुषोत्तम, जो उनके साथ ही बिजनेस संभालता है। काफ़ी संपन्न फैमिली है, बनारस में भी उनके कई सारे बिजनेस हैं। दूसरे लड़के ने मोबाइल छीन कर देखा तो आराध्य से बोला, ठीक है, हम कंप्लेन करने के लिए तैयार हैं। आराध्य उन तीनों को लेकर पुलिस स्टेशन आ गया और रुद्राक्षी के खिलाफ FIR दर्ज करने को बोला। इंस्पेक्टर बोला, सर एक मिनट, आप श्योर हैं ना कि आपको ये काम करना है? बाद में कोई दिक्कत हुई तो आपका नाम भी आएगा। आराध्य बोला, जी मैं श्योर हूँ, और अभी आप चलकर अरेस्ट कीजिए। इधर अभय सारी बात राधिका को बता चुका था और ये भी बता दिया कि आराध्य अपने पावर का यूज करके रुद्राक्षी के पास पहुँचेगा। राधिका ने रुद्राक्षी को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया, तो उसने कुछ नहीं बोला और फ़ोन रख दिया। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन पर फ़ोन करके किसी भी हालत में पुलिस को घर ना आने को बोल दिया। आराध्य बोला, इंस्पेक्टर अब आपको चलना चाहिए। इंस्पेक्टर बोला, सॉरी सर, लेकिन हम उनके घर नहीं जा सकते हैं। आराध्य बोला, अगर आप नहीं जाएंगे तो मुझे कमिश्नर से बात करनी पड़ेगी और आपके बारे में भी बोलना पड़ेगा। इंस्पेक्टर, आपने FIR के लिए बोला था, मैंने लिख दिया, अब आगे की कार्रवाई हम कर लेंगे, आप जा सकते हैं। आराध्य बोला, आप जानते हैं मैं कौन हूँ? एक कॉल से आपका ट्रांसफ़र कहाँ करा सकता हूँ, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इंस्पेक्टर बोला, आपकी जो मर्जी कर सकते हैं। तब तक अभय भी पुलिस स्टेशन आ गया और आराध्य को घर चलने को बोलने लगा, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं था। इधर रुद्राक्षी भी घर से पुलिस स्टेशन के लिए निकल चुकी थी। कुछ देर जाने के बाद खाली इलाके में गाड़ी रोककर ऊपर देखकर बोली, हे महादेव, आज लग रहा है वक्त आ चुका है उसका रुद्राक्षी से मिलने का, जिसे ना तो वो जानता है और ना ही पहचानता है, जिसकी तलाश में वो 2 साल से भटक रहा है। उसी के खिलाफ आज अरेस्ट की जिद। जानती हूँ उसे यकीन नहीं होगा और ना मैं दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि उसने जानवी से मोहब्बत किया था, रुद्राक्षी से नहीं, और जानवी ने उसकी मोहब्बत को कभी कबूल नहीं किया था। तो आज रुद्राक्षी को जाना ही पड़ेगा अपने अम्मा बाबूजी के लिए। उनके घर तक पुलिस आएगी तो रुद्राक्षी के पहरेदारी का क्या मतलब रहेगा। कुछ देर बाद आराध्य अपना फ़ोन निकालकर कमिश्नर को फ़ोन लगाते हुए बोलता है, गलती कर रहे हो इंस्पेक्टर, जिसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तब तक दरवाजे से आवाज़ आती है, कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, की गलती को हम सुधार देते हैं, आखिर हमें भी तो कुछ करना चाहिए। अब सब के सब उधर ही देखने लगते हैं जिधर से आवाज़ आ रही थी।
आराध्य अपनी बेहिसाब धड़कनों को संभालते हुए उधर देखने के लिए पलटता है कि रुद्राक्षी आकर उसके सामने बैठकर पैर टेबल पर रख लेती है और अपने आंखों से गॉगल उतारते हुए बोली, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, हम जैसे गरीबों को यहाँ आने की कैसी ज़रूरत पड़ गई? क्यों बुलाया आपने? कोई ख़ास काम है? वो कहा है ना, थोड़ा जल्दी बताइए, क्योंकि हमारी अम्मा ने ना पुलाव बनाया है और मुझे आना पड़ा। 5 मिनट का बोल कर आए हैं और अगर 5 मिनट में नहीं गए ना तब तो बवाल होना पक्का है। और अम्मा का बवाल मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं। आराध्य बस एकटक रुद्राक्षी को देखे जा रहा था कि जो उसके सामने है, क्या वो उसकी जाह्नवी है या वो कोई सपना देख रहा है। इंस्पेक्टर बोला, मैम, इन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेन किया है कि आपने उस लड़के को इतना मारा कि उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा, और ऐसा आप अक्सर करती हैं, लेकिन कोई डर के मारे कंप्लेन नहीं करता है। रुद्राक्षी आराध्य को देखती है, जो बिना उसे पलके झपकाए बस देखे जा रहा था। रुद्राक्षी बोली, ओए बिजली के खंबे के फ्यूज बल्ब बंद कर देखना, नहीं तो अभी एक लगेगा ना तो अपने मार खाने का भी FIR करवाता फिरेगा। अभय भी देख रहा था। आज तक आराध्य ने कभी किसी लड़की को ऐसे नहीं देखा था जैसे रुद्राक्षी को देख रहा था, और आवाज़ तो जैसे उसकी निकल ही नहीं रही थी, जैसे कहीं गायब हो गई थी। काफ़ी देर बाद भी जब आराध्य कुछ नहीं बोला तो रुद्राक्षी उन लड़कों की तरफ देखी तो सब एक साथ बोले, इसने ज़बरदस्ती FIR करवाया, हम वापस ले लेते हैं। रुद्राक्षी ने साइन किया और एक बार आराध्य को देखकर बोली, आज तो नज़र पक्का लगा दिया तूने, आज अम्मा का 11 रुपया वेस्ट हो जाएगा, और बाहर निकल गई। तीनों लड़के भी चले गए। अभय बोला, भाई सब खत्म हो गया, चल घर चलते हैं। पहले ही बोला था मिल रहे रुद्राक्षी से, लेकिन तू नहीं मिला। आज देख लिया, आंधी की तरह आई और सब कुछ के साथ तेरे होश भी उड़ाकर अपने साथ ले गई। आराध्य कुछ नहीं बोलता तो अभय उसे हिलाते हुए बोला, आराध्य चल भाई घर चलते हैं, तेरी वजह से कुछ खाया भी नहीं और भाग कर आना पड़ा है। आराध्य उसके हिलाने से होश में आया और बोला, अभी अभी जो थी वो कहाँ गई? मुझे मिलना है उससे। कौन थी वो और कहाँ गई? अभय बोला, भाई तेरा स्क्रू ढीला हो गया है क्या, जो कुछ भी बोल रहा है? यार भाई वही तो रुद्राक्षी थी। आराध्य बोला, नहीं वो तो जाह्नवी थी, तुझे पता है वो कहाँ रहती है? मुझे मिलना है उससे, अभी इसी वक्त चलते हैं। और जल्दी से बाहर निकल गया। इंस्पेक्टर बोला, इसे ले जाओ भाई, तब से इसे रुद्राक्षी से मिलना था, सामने आने पर आवाज़ नहीं निकली और अब फिर से जिद कर रहा है। मुझे तो लग रहा है इसे हॉस्पिटल की ज़रूरत है। अभय उसकी बातों को इग्नोर करके बाहर जाता है जहाँ आराध्य चक्कर काट रहा था। अभय बोला, आराध्य घर चलो। आराध्य बोला, नहीं मुझे उससे मिलना है, बिना मिले मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम मुझे बस उसका एड्रेस दे दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। अभय बोला, लेकिन यार मुझे खुद ही नहीं पता उसका एड्रेस, आज घर चल कल पता करते हैं ना। आराध्य बोला, नहीं मुझे अभी मिलना है उससे और पूछना है वो कौन है, उसका चेहरा जाह्नवी से क्यों मिल रहा है। अभय बोला, क्या क्या ये तुम्हारी? आराध्य बोली, नहीं इसका सिर्फ चेहरा है जाह्नवी का। नहीं वो तो, फिर रुक कर सोचता है, सब कुछ तो वही था, बस ये थोड़ी सी उग्र है और वो शांत थी, ये लड़ाई करती है और वो इन सब से दूर रहती थी। दोनों क्या एक हो सकती हैं? लेकिन इतना अंतर कैसे? कुछ भी हो जाए मुझे पता करना ही होगा। अभय बोला, आराध्य कल पता करते हैं ना, चल यहाँ से। आराध्य अब खुद को शांत करते हुए बोला, चलो, और गाड़ी पर बैठकर निकल गया। अब वो खुद सब कुछ पता करना चाहता था बिना किसी के मदद के लिए, इसलिए अभय के साथ घर के लिए निकल गया। रुद्राक्षी अभी भी वहीं कुछ दूर पर अपने बुलेट पर बैठी थी, फिर कुछ से बोली, तो इतना कन्फ्यूजन, चलो अच्छा ही हुआ, अभी तो काफ़ी कुछ बाकी है जानने को, देखते हैं महादेव क्या चाहते हैं, और घर के लिए निकल जाती है। रुद्राक्षी किस सच्चाई की बात कर रही थी और क्या जानना बाकी है अभी आराध्य को? रुद्राक्षी को इंस्पेक्टर मैम कहकर क्यों बात कर रहा था? इसके पीछे का राज क्या है? रुद्राक्षी जाह्नवी बनकर वहाँ क्यों रह रही? ऐसे और भी बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में, जिनका जवाब आपको आने वाले एपिसोड में और भी रोमांच और सस्पेंस के साथ मिलेगा। तो जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।